नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी या कहाँ थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, मौर्य काल में करों का संग्रह कौन करता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाहर्ता मौर्य काल में कार्यों का संग्रह करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में धर्म का अर्थ क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी हो जाएगा, यानी धर्म का अर्थ धर्म भी होता है। ऑप्शन, चलिए अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यानी ऑप्शन बी भी हो जाएगा, यानी न्याय भी होता है, नैतिकता भी होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बृहद बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किस शासक को देवन प्रिय कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक को देवन प्रिय कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में सूत्रधार का अर्थ क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भवन निर्माण सूत्रधार का अर्थ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका ये 10 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में राष्ट्रीय किसे कहा जाता था? ठीक है, राष्ट्रीय किसे कहा जाता था मौर्य काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रामीण क्षेत्र का शासक को कहते थे राष्ट्रीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों में धर्म का प्रचार किस प्रकार किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिलालेखों और स्तंभों द्वारा। ठीक है, शिलालेखों और स्तंभों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नंदवंश के खिलाफ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़ फेंका था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णुगुप्त की सहायता से, यानी चाणक्य की सहायता से उसने नंद वंश को उखाड़ कर फेंक दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ठीक है, किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 305 ईसा पूर्व में और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेल्यूकस भेजा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दखत
दखन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, दखन पर विजय प्राप्त किस राजा ने किया था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस से बना था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से बना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विशाखदत्त ने क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विशाखदत्त। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य का वास्तविक नाम था। ठीक है, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौटिल्य यानी इसको इनको कह सकते हैं विष्णुगुप्त, क्योंकि इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधक नामक एक प्रचलित दरबार था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिंदिसार बिंदुसार बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिंदुसार द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर, वह शासक कौन था जिसने राम राज राज सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुकीम सुसीम की हत्या की थी? ठीक है, सुसीम की हत्या किसने की थी? वह अपने शासन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक अपने बड़े भाई की हत्या किया था। ठीक है, राज सिंहासन के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, भारत में अशोक का शासन कब से कब तक था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत में अशोक का शासन 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 261 में कलिंग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रियदर्शी या देवनाप्रिय। ठीक है, दोनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अपने अभिलेखों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाप्रिय के रूप में लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या किया है, इस प्रश्न में कि एक साथ ला दी है यानी देवनाप्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक को
अभिलेखों में प्रियदर्शी और देवाना प्रिय के रूप में लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, बताना है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ अभिलेख में सम्राट अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, सांची किस किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म के कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करते हैं। ठीक है, सांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ठीक है, ये देखिए VVI इंपोर्टेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी का कारसण कारसण करसप सॉरी कारसापण कहते थे। मौर्य मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करसापण। ठीक है, करसापण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 42 नंबर है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जीते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ठीक है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि नंद वंश को किसने उखाड़ फेंका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप ऐसे भी बता सकते हैं, यानी नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य वंश, यानी मौर्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 44 नंबर है। 44 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 भागों में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। ठीक है, आपको बताना है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुण पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिशिष्ट पर्व एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।